वैसे तो हर दिन लाखों और हजारों वायरस जन्म लेते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत होती है 90s 80s के साथ, जब पहली बार अफ्रीका में एक केस रजिस्टर्ड होता है, एक वायरस केस। वैसे तो इस तरह का सेम वायरस पहले भी देखा गया था, बट वो जानवरों में था, लाइक मंकी और चिंपैंजी में। तो लोग इसे नॉर्मल समझ रहे थे, ये तो नॉर्मल है, और कहकर इसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये बस एक शुरुआत है, एक विनाश का शुरुआत। System is on life support. Hospitals in Europe. क्योंकि देखते ही देखते इसका नंबर बढ़ता चला गया, इवन अभी भी बढ़ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि 1980 से लेकर अभी प्रेजेंट डेट तक 42.3 मिलियन लोग ना जान गंवा चुके हैं, और ये नंबर यहाँ पर भी नहीं रुकता, इवन बढ़ता ही जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू WHO हर सेकेंड 11 मेन या वुमेन इन्फेक्ट हो रहे इससे। पहले लोग मानते थे कि ये सिर्फ होमोसेक्सुअल में ही देखा जाता है, क्योंकि उस वक्त होमोसेक्सुअल में इसका केस सबसे ज्यादा था। लेकिन साइंस के मॉडर्न होने पर और डेवलप होने पर हमें पता चला कि कारण तो कुछ और ही है। 45 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम इसके वैक्सीन बनाने में असमर्थ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट डेडली वायरस एड्स की। HIV/AIDS for HIV and AIDS. HIV/AIDS and HIV funding and AIDS. Receiving over $6 billion worth of HIV/AIDS support over the last 20 years. क्या है, कैसे फैलता है और हम इससे बच कैसे सकते हैं, इन सब का बात करेंगे मैं आगे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। वो साल था 1980s 80s का, जब पहली बार एड्स का केस रजिस्टर्ड हुआ अफ्रीका में, और देखते देखते इसका नंबर बढ़ने लगा। सभी को ये वायरस हमारे अंदर किसी जानवर से आया है, क्योंकि इस तरह का सेम वायरस पहले भी मंकी और चिंपैंजी में देखा गया था। जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड मंकी से मैच कराया, तो वो सेम निकला। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि मंकी से ह्यूमन तक पहुंचा कैसे। रिसर्चरों का ये बिलीव था कि हो सकता है कि कुछ ट्राइब्स अफ्रीका में ऐसे भी थे जो कि मीट कंज्यूम करते थे। चिंपैंजी और मंकी का तो हो सकता है ये कंज्यूम करने के एनिमल से ह्यूमन में ये वायरस जंप कर गया हो। या दूसरा हाइपोथेसिस देते हुए कहते हैं कर्ट हंटर हाइपोथेसिस, हो सकता है कि हंटिंग के दौरान ब्लड लगने के कारण ये शायद चला गया हो। पर जो भी हो, आज भी इसका नंबर तेजी से बढ़ रहा है। अब बात ये आता है कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो उसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। ये समय था 20th सेंचुरी का, 1920s का, जब किंशासा में ये वायरस तेजी से फैल रहा था। तेजी से फैलते फैलते साउथ अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका से फिर वो इंडिया फैल गया, क्योंकि ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारे ब्रिटिश के तरफ से लड़ रहे थे जो कि अफ्रीका में थे, जिसका वजह से ये इंडिया में आ गया। बट फिर ये क्वेश्चन आता है कि इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कैसे हुआ। पॉपुलर होने का एक सबसे बड़ा मेजर कारण बताया जाता है ब्लड डोनेशन कैंप। ये साल था 1965 का, जबकि कोंगो के जायरा में, जहाँ पे कुछ ट्राइब्स और कुछ पीपल्स को ब्लड डोनेट करने कुछ पैसे मिल रहे थे, और यही ब्लड जो है वर्ल्ड वाइड फैला गया, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ये इतना तेजी से फैल गया। तब उन्हें समझ आया कि ये वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से भी फैलता है। धीरे धीरे इसके सारे क्लू खुलने लगे, और 1980 आते आते तक फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई कर लिया था ये वायरस को। जी हाँ, ये वायरस था एड्स। और 1983 आते आते रिसर्चरों को इसका मेन कॉज पता चल गया। अब जैसा कि कॉज पता चल गया तो इस पे ज्यादातर काम किया जा सकता था, इस पर वैक्सीन बनाया जा सकता था और बहुत सारे चीज। लेकिन आपको जान के हैरानी हुई, क्योंकि 1980 80 से लेकर अभी प्रेजेंट डेट तक 43.4 मिलियन पीपल अपनी जान गंवा चुके हैं, नहीं लड़ पाए उस वायरस से, क्योंकि ये है डेडली वायरस जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1998 के एंड इसका नंबर 33.4 मिलियन था। 23 आते आते तक इसका नंबर 39.9 मिलियन हो गया, जिसमें से 1.4 मिलियन चाइल्ड्स हैं और 38.9 मिलियन एडल्ट। तो आपको यहाँ से तो समझ आ गया होगा कि सिर्फ एडल्ट में नहीं, चाइल्ड में भी होता है। ये है HIV का नंबर ग्लोबली। और अभी 2024 में आपने सोशल मीडिया पे ये केस जरूर सुना होगा, त्रिपुरा इंडिया का, जहां 7 स्टूडेंट डेड हो चुके थे और 828 पीपल्स इन्फेक्टेड थे इससे। Report from Tripura, 47 student dead, 828 positive cases. अब जिन्हें नहीं मालूम उनको बता दूं कि एड्स और HIV में फर्क होता है। क्या फर्क है, आइए जानते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, दूसरा असिम्प्टोमेटिक फेज और तीसरा एड्स। अब यहाँ से आप सिंपल में समझ गए होंगे कि HIV जो है इनिशियल फेज है और एड्स लास्ट स्टेज है। अब HIV जो है वो क्यूरेबल, इसे रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन
एड्स क्योरेबल नहीं है। अगर आप इनिशियल फेज में आप इसको इलाज कर देते तो आप बच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनिशियल फेज में आपको पता ही नहीं चलता। और 95% केस में ऐसा होता है कि जो HIV इन्फेक्टेड होते हैं उनके अंदर एड्स देखा जाता है। तो आखिर ये एड्स है क्या? एड्स अक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अक्वायर्ड यानी कि इसको लाइफ टाइम में अक्वायर्ड किया जाता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। सिंड्रोम्स का मतलब तो ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स होता है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस नहीं मालूम तो बता, जनरली हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA बनता है, फिर वो प्रोटीन बनता है। बट रेट्रो वायरस के केस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA बनता है, यानी कि नेचर के रूल को ये पूरा ब्रेक कर देता है। ये उल्टा काम करता है रेट्रो वायरस। आइए जानते हैं कि ये हेल्दी इंडिविजुअल को किस तरह से इन्फेक्ट करता है। तो जब एक हेल्दी इंडिविजुअल एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, फ्लूइड कांटेक्ट यानी कि ब्लड या सीमेन, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल में चला जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। हेल्दी इंडिविजुअल के WBC पर अटैक कर देता है। WBC हमारा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स होता है। इन्हें नहीं मालूम उनको बता दूं, कोई भी एंटीजन या पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमेंथी और प्रोटोजोआ जब भी अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में एक कंपाउंड तैयार करता है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये सारा काम जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम में WBC करता है। यानी आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो तो WBC हमको कोई भी इन्फेक्शन या वायरल डिजीज से हमें बचाता है। तो जनरली होता क्या है, जब एक हेल्दी इंडिविजुअल एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो फ्लूइड कांटेक्टेड पर्सन से HIV वायरस हेल्दी इंडिविजुअल में चला जाता है। WBC के हेल्पर T सेल, जिसको हम लोग CD4 सेल भी बोलते हैं, और मैक्रोफेजेस पे अटैक कर देता है और उसके नंबर को कंटिन्यूअस रिड्यूस कर देता है। अब जनरली हेल्दी इंडिविजुअल में 30 से 500 मिलीलीटर हेल्पर T सेल होते हैं, बट ये रिड्यूस करके 200 तक कर देता है। अब जैसा कि आपको पता चला WBC हमारे अंदर रिड्यूस हो जाता है, इससे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस, सेफेलाइटिस, कापोसी सर्कोमा जो कि एक रेयर कैंसर है, निमोनिया और स्किन रैशेस जैसे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से एक छोटा सा HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन का रिस्क को बढ़ा देता है। बट ये यहाँ पर भी नहीं रुकता। सबसे पहले ये WBC के हेल्पर T सेल के संग ये फ्यूज करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देता है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल और WBC का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाता है और HIV प्रोटीन बनाने के बाद ये खुद को डिवाइड कर लेता है और दूसरे हेल्पर T सेल और CD4 पर अटैक करने लगता है। इस तरह से हमारा WBC और हेल्पर T सेल का नंबर रिड्यूस हो जाता है। तक आपको ओवरऑल सब समझ आ गया होगा किस तरह से भी हमारे बॉडी पर T सेल के नंबर को रिड्यूस करता है और हमारी इम्यूनिटी को ओवरऑल वीक करता है। एड्स फिर क्या होता है? HIV के संग जब एक से ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन आ जाते हैं तो वो एड्स कहलाता है। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा एड्स और HIV में क्या फर्क है। HIV जो कि इनिशियल फेज है, जो कि क्योरेबल है, बट एड्स जो है वो क्योरेबल नहीं है, यानी जिसको एड्स हो गया मरना निश्चित है। अब आइए जानते हैं ये फैलता कैसे है। सबसे पहला कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड अननोन या मल्टीपल पर्सन। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहे कैसे भी हो, एनल, वजाइनल या ओरल। ओरली यानी कि अगर माउथ में किसी तरह का कट या ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो चांस बढ़ जाता है। दूसरा कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल में चला जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी ये फैल सकता है। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को होना। सबसे ज्यादा चांस होता है ड्यूरिंग बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। चौथा कारण है यूज नीडल। अगर एक नीडल को मल्टीपल टाइम यूज किया गया तो उससे भी आपको फैल सकता है। जो लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं उनमें इसका केस सबसे ज्यादा देखा गया है। अब आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसका सिम्टम्स होता है वीकनेस, फटीग, लूज वेट, डायरिया, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड जो है हमारे इम्यूनिटी का एक कंपाउंड जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। समटाइम्स बर्निंग इन जेनिटल्स एंड पेन। तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि हमारे अंदर है या नहीं? हम लोग जानते हैं इसके टेस्टिंग के बारे में। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, PCR और इलिस्टा और SR जैसे टेक्निक से आप इसको पता कर सकते हैं। सारे टेक्निक एंटीजन के डिटेक्शन पर बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट, जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारा WBC उसके रिस्पॉन्स में एक एंटीबॉडी बनाता है। सारे टेक्निक जो होता है कितने एंटीबॉडी उससे डिटेक्ट हुए उस पर बेस्ड होता है। ये है रियल HIV रिपोर्ट जो कि कुछ इस तरह का। इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है HIV का, क्योंकि HIV क्योरेबल है। अगर इनिशियल फेज में आपको पता चल जाता है तो उसको आप इलाज करा दवा देकर आप ठीक कर सकते हैं, बट फाइनल स्टेज तक आते आते एड्स तक बचा नहीं सकते हैं।
कुछ थेरेपीज है जैसे कि एंटीरेट्रोवायरस थेरेपी, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो इफेक्टिव है इनिशियल फेज में। यानी ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि HIV जो है क्यूरेबल है, बट एड्स क्यूरेबल नहीं है। आप इसको दवा लेकर इसको अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ा सकते हैं, बट इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका सिम्टम्स आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कभी कभार कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, और कभी कुछ सालों के बाद पता चलता है। 50% केस में ऐसा था कि सिम्टम जो है 10 साल के बाद पता चला। लेकिन 10 साल बाद क्यों पता चला? क्योंकि जो सेल था उस वक्त वो उतना एक्टिवेट नहीं था, और 10 साल के बाद वो एक्टिवेट हो गया। ये बहुत ज्यादा डेडली वायरस है। इनिशियल फेज में पता नहीं चलता और फाइनल स्टेज तक आते आते आप कुछ कर नहीं सकते। हम इसे बच कैसे सकते हैं? तो कुछ सेफ्टी मेजर लेकर आप इससे बच सकते हैं, या कुछ चीजों को आप अवॉइड करके इसको बच सकते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें इन्फेक्टेड अननोन पर्सन के साथ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर आप उसके फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले एक बार मेक श्योर करा ले वो बंदा का जिसका आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करा वो इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड है फिर तो तीसरा, आप जो भी टूल्स यूज करते हो जैसे कि पिंस या टैटू, वो सारे टूल स्टरलाइज होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर किसी प्रीवियस पर्सन का ब्लड लगा होगा वही आपको अगर लग रहा है तो फ्लूइड कांटेक्ट के कारण आपको भी हो सकता है। और आपका नीडल आप ही को यूज होना चाहिए, यानी कि सिंगल यूज नीडल होना चाहिए। लेकिन सवाल अब ये आता है क्या किसिंग से एड्स फैलता है? तो किसिंग के टाइम हमारे सलाइवा में बहुत माइन्यूट अमाउंट में HIV वायरस होता है जो कि उतना हार्मफुल नहीं होता, बट अगर आपके माउथ में किसी तरह का कट या ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो ये इसका चांस बढ़ जाता है। बट इस तरह का अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। टचिंग से, वॉकिंग से, टॉकिंग से, साथ में खाने, साथ में नहाने, स्नीजिंग से, कफ्स और मलेरिया के तरह इंसेक्ट बाइट से ही नहीं फैलता। ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि क्यों फैलाया गया पता नहीं, बट फैलाया गया। बट आप इससे अवेयर रहें कि इन सब चीजों से नहीं फैलता है। वीडियो को खत्म करते मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि 2010 के सर्वे के हिसाब से एड्स का नंबर 39% से डिक्रीज हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में इसका नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए, बट ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब इसके बारे में सभी अवेयरनेस हो। इसी तरह अवेयरनेस फैलाने के लिए 1988 में फर्स्ट टाइम इस डे को मनाया गया था। तब से लेकर हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं जो कि 1 दिसंबर को। ये सारे जो फैक्ट्स मैंने बोले हैं वो कोई मैंने हवा में नहीं बोले, इन सब का मैंने खुद रिसर्च किया है। और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँ, वहाँ पे जाके खुद भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।